इंडिया में एजुकेशन या मेंटल हेल्थ को लेके क्या सिचुएशन है इस पॉइंट पे? जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है। मेंटल हेल्थ का ना लोग ऐसा समझते हैं कि जब बहुत सीवियर हो जाएगा ना हम तभी जाएंगे। सबके पास जाने के बाद जब उनको कहीं से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो लास्ट में दे ट्राई कि अब साइकोलॉजिकली भी देख लेते हैं। रिलेशनशिप्स भी आजकल लोग इंस्टाग्राम के थ्रू बना रहे हैं और उसी चीज़ को अपनी रियल लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया है उससे इन्फ्लुएंस्ड है क्योंकि उनसे उनकी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस सेट हो जाती है रिलेशनशिप में। उनको लगता है कि आइडियल रिलेशनशिप ऐसा ही होना चाहिए। व्हाट इज़ दैट मेंटालिटी जो इसको ट्रिगर करती है कि इतने एक्सटेंड पे ट्रिगर कर दे कि पीपल आर मर्डरिंग देयर लव्ड वंस? एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रिलेशनशिप। उसमें ये होता है कि उनको ये लगता है कि इसको मेरे जैसा होना चाहिए, इसको मेरे जैसा समझना चाहिए। मैम सेक्सुअल रिलेशनशिप्स का इसमें क्या रोल होगा? आर दे इंटरकनेक्टेड इन एनी वे? डेफिनेटली जब हम सेक्स के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक फिजिकल इंटीमेसी आता है। एक और चीज़ है जो इंडिया में तो ऑब्वियसली बहुत प्रेवलेंट है, जब भी कुछ किसी को होता है जैसे कोई भी बीमारी हो गई या थोड़ा सा अबनॉर्मल बिहेव करने लगा तो सबसे पहला कि किसी ने कुछ करवा दिया है ऊपर से, या तो उसको झाड़ फूक के लिए लेके जाएंगे। नहीं, ये एक कंडीशन होती है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें कि लोगों को ऐसा फील होता है। तो मतलब स्किज़ोफ्रेनिया अगर सपोजिटली मेरे किसी फैमिली में है किसी को, क्या चांसेस हैं कि वो मेरे को भी या मेरे फैमिली में आगे भी जाएगा? Hi and welcome to Counseling Door podcast. I am your host Ayushi Pathak, part of Counseling Door team, and today we have Dr. Poonam Garg, who is a founder of Counseling Door, and today we'll be talking about general mental health. India में क्या situation है about relationship, families, parenting, children, and a lot more to read between the lines. So please stay tuned. And for now, we have Poonam ma'am, and I would like you to introduce yourself a bit, and then we'll start. So myself Poonam Garg, clinical and child psychologist, practicing from last 7 years in this field and studied around 15 years about the psychology, and currently I am working in a military hospital and founder of Child Brain Development Center, who is dealing with the special need children, and founder of Counseling Door, who is dedicated to the mental health, and associated with the Juvenile Justice Board as a consultant. And as a consultant I am practicing with the various places from last 7 years. Okay ma'am, it was lovely knowing that. Today we'll be talking about mental health and the stigma around it, and we'll read between the lines. इसके आगे मैं चाहूँगी कि डॉक्टर पूनम मैम हमारे साथ, वो इसके बारे में कुछ शेयर करें। मैम आपके लिए पहला क्वेश्चन, मतलब पहला मैं ये पूछना चाहूँगी खुद की तरफ से कि एक्चुअली मेंटल हेल्थ क्या है ऑन अ पर्सनल लेवल एंड अ प्रोफेशनल लेवल एज वेल? थैंक यू आयुषी, फर्स्ट ऑफ ऑल इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज। तो मेंटल हेल्थ फॉर मी इंडिविजुअली लाइक कि लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से परसीव करते हैं और किस तरीके से जो डे टू डे लाइफ के जो स्ट्रेसेस हैं उनको कोप करते हैं। अगर उन तीनों में कोऑर्डिनेशन है तो पर्सन कैन बी अ मेंटली हेल्दी। अगर इन तीनों में से किसी भी तरीके से कोई भी परसेप्शन अगर उनका नेगेटिव है, सपोज उनकी थिंकिंग नेगेटिव है, तो उसकी वजह से उनका जो दूसरे लोगों के लिए जो परसेप्शन है और जो उनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी अनहेल्दी होंगी, जिसकी वजह से वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ फेस करेंगे। तो फॉर मी मेंटल हेल्थ इज़ हाउ वी थिंक, हाउ वी परसीव and how we cope in day-to-day life. Okay ma'am, thank you. Since you said since you are a RCI licensed psychologist, ma'am can you tell me little bit about it कि RCI होता क्या है actually? RCI इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी, रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया। जैसे डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना होता है, ऐसे ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स मेंटल हेल्थ पॉपुलेशन के साथ काम करने के लिए RCI से लाइसेंस लेना होता है। इट्स मैंडेटरी टू प्रैक्टिस इन इंडिया। Okay ma'am, so it is similar to counseling psychologist or life coaches maybe? No, it's not similar. Counseling psychologist can work together, but RCI license can work with the clinical population basically. मैम इंडिया में मेंटल हेल्थ एजुकेशन या मेंटल हेल्थ को लेके क्या सिचुएशन है इस पॉइंट पे? जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, दैट इज़ कि वी आर नॉट मैड, पागलपन, कि ये पागलों की बीमारी नहीं है हमें। तो आज भी अगर हम इंडिया में बात करें तो अभी भी बहुत ज़्यादा स्टिग्माइज्ड है।
लेस अवेयरनेस है। तो उसकी वजह से जो है अगर हम मतलब इंडिया में उस चीज़ को देखें तो आज भी वो सिर्फ और सिर्फ एक पागलों का ही जो है डॉक्टर कहा जाता है आज भी हमें। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि मेंटल इज़ नॉट अबाउट पागलपन, इट्स अबाउट योर हेल्थ, लाइक अ फिजिकल हेल्थ। जितना आपके लिए फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए फिजिकल हेल्थ के लिए डे टू डे लाइफ में हेल्दी डाइट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, वैसे मेंटली हेल्दी रहने के लिए भी आपके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैम। मैम तो जो ऑनसेट होता है ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का फॉर अ जनरल पॉपुलेशन या जनरल ऑडियंस जिनको ये टर्म्स नहीं आते हैं या नहीं पता चलता है, तो उनके लिए वो ऑनसेट क्या है कि मुझे पता हो जाएगा कि मैम मेरे को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है या मैं खुद को वैसे ट्रीट कर पाऊँ? सी एज अ ह्यूमन बीइंग सारे इमोशंस हम सभी फील करते हैं, हम भी फील करते हैं बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। लेकिन वो तब उसका साइन तब पता चलता है कि जब वो आपके किसी ना किसी तरीके से आपकी जो सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में आपको अगर इम्पेयर कर रहा है कोई भी चीज़, जैसे एंगर है, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगर। तो जब मुझे भी गुस्सा आता है और एक पेशेंट को भी गुस्सा आता है, लेकिन मेरा गुस्सा किसी भी तरीके से मुझे या दूसरों को हार्म नहीं कर रहा, मेरी सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग लाइफ को इम्पेयर नहीं कर रहा, एंड वो मैं उसे मैनेज कर सकती हूँ ईजिली, तो तब तक वो जो है एक हेल्दी वे में है और उसको किसी भी तरीके से कोई ऐसा साइन नहीं है कि मुझे नीड है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की। लेकिन अगर तीनों में से ही अगर ये चीज़ें हो रही हैं कि वो किसी तरीके से सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट हो रहा है, हमारी सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है और किसी तरीके से जो है वो आपसे मैनेजेबल नहीं है, देन यू नीड अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली वो एक अर्ली साइन होता है, एक प्रीडोर्मल स्टेज होता है जहाँ आपको उसको देखना होता है और आइडेंटिफाई करना होता है। मैम व्हाट इज़ प्रीडोर्मल स्टेज? प्रीडोर्मल स्टेज मतलब कोई भी इलनेस, कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू होने से पहले होता है। जैसे हमारे पास जितने भी क्लिनिक में केसेस आते हैं तो उनमें ज़्यादातर जितने भी क्लाइंट होते हैं या उनके इन्फॉर्मेंट होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि मैम आज से 2 साल पहले से ये ऐसा होने लगा है, मतलब 2 साल पहले ये ना ये धीरे धीरे इसने काम करना बंद कर दिया था, लोगों से बात करना बंद कर दिया था, जो है खाना कम कर दिया था, तो हमें लगता था नॉर्मल है। लेकिन वो दैट वॉज द प्री नॉर्मल स्टेज जो कि किसी भी इलनेस को शुरू होने से पहले डेवलप होता है। तो अगर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उस उसको जो मेंटल हेल्थ जो इशू होने वाला है उसको हम क्योर कर सकते हैं। ओके मैम। मैम बहुत ही जनरल फैक्टर्स तो सबको पता होते हैं आजकल मेंटल हेल्थ को जो अफेक्ट कर रहे हैं, सपोजिटली सोसाइटल प्रेशर आजकल कॉमन हो गया ये चीज़। अकॉर्डिंग टू यू या आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ पे कि कोई और ऐसे फैक्टर्स जो हम ओवरलुक कर देते हैं बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज टू कीप इन माइंड? डेफिनेटली जैसे हम लोग पहले बात करते थे कि मेंटल हेल्थ के कई रीज़न होते हैं, कोई ट्रॉमा होगा, कोई इवेंट होगा, कोई स्ट्रेसर रहा होगा जिसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हुआ है। लेकिन आजकल उनके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे कि हम फर्स्ट बात करें इन्फॉर्मेशन जो ओवरलोड होता है या आपका जो डिजिटल ओवरलोडिंग है, यानी आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जब हम फ़ोन की बात करते हैं तो फ़ोन एडिक्शन ही हो। कई बार आपको जो है आप स्क्रीन नोटिफिकेशन देखना, बार बार स्क्रॉलिंग करना, मैसेज चेक करना, ये भी अपने आप में जो है डिजिटल ओवरलोड होता है जिसकी वजह से आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर जैसे इश्यूज हो सकते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज आजकल जेलसी जो है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है, और जिसकी वजह से मतलब जो इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है उनकी वजह से कंपैरिजन, लो सेल्फ स्टीम, लो कॉन्फिडेंस, बॉडी इमेज इश्यूज, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेंटल हेल्थ इशू होने के लिए अभी कोई फैक्टर की ज़रूरत है। अभी ये जो सराउंडिंग में जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे आपका इंटरनेट हो गया, आपका फ़ोन एडिक्शन हो गया, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो गए, वर्क प्रेशर हो गया, ग्लोबल एंजाइटी हो गई, जैसे कि अभी अपन देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो है मार्केट में चेंज आ रहा है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, वॉर हो रहे हैं, उनकी वजह से भी जो टीनेजर और यूथ में बहुत ज़्यादा जो है फ्यूचर एंजाइटी डेवलप हो रही है। तो यही अपने आप में एक बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं जिनकी वजह से आज डे टू डे लाइफ में जो पर्सन है वो डील कर रहे हैं। राइट मैम आपने अपने उसमें बोला कि रिलेशनशिप्स भी आजकल लोग ऐसे मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू बना रहे हैं, मतलब उसको आइडियलिस्टिक मान रहे हैं और उसी चीज़ को अपने रियल लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस?
डेफिनेटली जब हम लोग देखते हैं कि आज हमारे क्लिनिक पे जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं, तो उनमें से आधे से ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं वो आज जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या जो सोशल मीडिया है उससे इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि उनसे उनकी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है सेट हो जाती है रिलेशनशिप में। उनको लगता है कि आइडियल रिलेशनशिप ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि इंस्टाग्राम पे दिखाया जा रहा है 5 मिनट के ना, और या फिर जैसे उनमें दिखाया जाता है कि व्हाट्सएप पे कि नहीं, माय हस्बैंड शुड बी लाइक दिस, माय पार्टनर शुड बी लाइक दिस, उसे इस तरीके से ही जो है मुझे ट्रीट करना चाहिए, इस तरीके से ही करना चाहिए। तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन एंड जेलेसी ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज़ डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा जैसे कि हम लोग देख भी रहे हैं डे टू डे में कि डिवोर्स केसेस, ब्रेकअप्स एंड सुसाइडल्स एंड मर्डर इन अ रिलेशनशिप बहुत आजकल कॉमन हो गया है। व्हाट इज़ दैट मेंटालिटी जो इसको ट्रिगर करती है कि इतने एक्सटेंड पे ट्रिगर कर दे कि पीपल आर मर्डरिंग देयर लव्ड वंस? बेसिकली जो लगता है दैट इज़ अ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रिलेशनशिप, फ्रॉम द ईच अदर। उसमें ये होता है कि उनको ये लगता है कि इसको मेरे जैसा होना चाहिए, इसको मेरे जैसा समझना चाहिए, जबकि एक दूसरे को समझने की बजाय रिलेशनशिप में ज़रूरत होती है एक दूसरे को समझने की रेदर देन एक दूसरे को समझाने की। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड लैक ऑफ जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ द दीज सोशल मीडिया एंड जो भी चेंजेस अभी अपने ग्लोबली आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैम, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स का इसमें क्या रोल होगा? बेसिकली मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल रिलेशनशिप या इंटीमेट रिलेशनशिप्स, आर दे इंटरकनेक्टेड इन एनी वे? डेफिनेटली जब हम सेक्स के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक फिजिकल इंटीमेसी आता है, जबकि मेंटल हेल्थ में इसका फिजिकल इंटीमेसी से ऊपर जो है मीनिंग है। सेक्सुअल हेल्थ इज़ लाइक आपको जो है एक आपको सेफ प्रोवाइड करती है, बॉडी एक्सेप्टेंस देती है, दूसरे जो पर्सन है उसको एज इट इज़ आपको एक्सेप्टेंस करने के लिए देती है, और आपके रिलेशनशिप का बेसिक फाउंडेशन होता है। अगर किसी तरीके से आपको किसी भी तरीके के सेक्सुअल इश्यूज आ रहे हैं या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है रिलेशनशिप में, सेल्फ में नहीं है और रिलेशनशिप में भी नहीं है, तो आपको इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, नॉन एक्सेप्टेंस होगा फॉर द पार्टनर एंड फॉर सेल्फ, और आपका जो रिलेशनशिप है वो भी पूरी तरीके से डैमेज होगा। तो उसके लिए एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। एंड मैम, आजकल तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एंड बट पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टू रीच आउट टू प्रोफेशनल्स, और उनको ये भी नहीं पता कि प्रोफेशनल्स इससे डील भी करते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है, तो वो कैसे कर सकते हैं? उनके लिए हम वही कहते हैं कि उनको ऑब्वियसली एक बार तो आना ही होगा, ये एक जो है अपने प्रोफेशनल से कंसल्ट करना होगा फॉर दैट। मैम, रिलेशनशिप्स की बात चल रही है, तो हाउ टू फाइंड द राइट पार्टनर? हाउ डू आई नो दैट ही और शी इज़ माई पर्सन और द राइट पर्सन? ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पर हमें चेक करना चाहिए, लेकिन बेसिक अगर हम समझेंगे तो दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। आपका पार्टनर आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे आप हो, रेदर देन आपको चेंज करने के और आप पे कंडीशन लगाने के। आपको उसी तरीके से वो आपको समझे और एक्सेप्ट करे। अगर आपका पार्टनर आपको ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहा है तो ही और शी कैन बी अ राइट पार्टनर। इसके अलावा हम लोग जो है अपने मेंटल हेल्थ में एक स्टार्ट किया है, दैट इज़ प्री मैरिटल काउंसलिंग। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग क्या होता है कि जैसे आप लोग शादी से पहले कुंडली मैच करते हैं कि, और पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, गुण नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग इनको जो है नहीं शादी करते हैं। बट हमारे मेंटल हेल्थ में कहते हैं कि कुंडली से ज़्यादा जो है पर्सनैलिटी मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब दो लोगों का पर्सनैलिटी मैच करता है तो उन लोगों का जो रिलेशनशिप का सक्सेस रेट है वो ज़्यादा होता है रेदर देन जिन लोगों का पर्सनैलिटी मैच नहीं करता। अब पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं, यानी आप दोनों का थॉट प्रोसेस, आप लोगों का परसेप्शन, आप लोगों के इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, हॉबीज़, ये सब अगर आपका मैच करता है तो वो उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें फिर एक दूसरे को चेंज करने की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कम हो जाती हैं बेसिकली। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग यानी जहां हम अगर पर्सनैलिटीज़ को असेस करके फिर अगर हम आगे रिलेशनशिप के लिए प्लान करते हैं तो डेफिनेटली उसका सक्सेस रेट ज़्यादा हाई होगा रेदर देन हम सिर्फ गुण के बेसिस पे जो है शादी करते हैं। तो मैम, इसके क्या असेसमेंट क्या होते हैं, मतलब कैसे असेस करेंगे? जैसे हमारे दो लोगों की मैच होती है। हाँ, तो ऐसे हमारे पास भी जो है बहुत सारे जो है
सर्टिफाइड टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जिनके थ्रू हम उन लोगों का पर्सनालिटी असेस करते हैं। तो हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप का पर्सनालिटी होता है, उनको हम जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास दो हैं, एक स्किज़ॉइड और एक बॉर्डरलाइन। तो स्किज़ॉइड क्या होता है, इमोशनली कोल्ड होते हैं, और बॉर्डरलाइन जो होते हैं वो थोड़े इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। तो जब अगर ये दो लोग अगर जो है शादी करते हैं तो इनका सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि बॉर्डरलाइन वालों का एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होता है और स्किज़ॉइड वाले बिल्कुल ही लेस जो इमोशनली कोल्ड होते हैं, तो वो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिल ही नहीं कर पाते। तो इस तरीके से अगर हम पहले से उस चीज़ को असेस कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है फॉर द फ्यूचर रिलेशनशिप। मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल इन आवर बिहेवियर? मैंने अभी जैसे आपको पहले भी बताया कि हमारे 4D होते हैं बेसिकली, जैसे एक डिसोशियल, डेविएंट, है ना, कि आपका बिहेवियर नॉर्मल से कितना डेविएंट कर रहा है, सोशल नॉर्म्स के कितने अगेंस्ट है। तो अगर वो उन पे मैच करता है कि सपोज़ करिए कि आपने, जैसे मैंने अभी पिछली बार भी आपको एग्जांपल दिया एंगर का, तो ऐसे ही अगर कोई भी बिहेवियर, जैसे अब हम कहते हैं कि मन उदास है तो डिप्रेशन है, नहीं, उसको देखना होगा कि कितना उसका लेवल है, कितने वो डिग्री पर है, दूसरा कितना वो सोशल नॉर्म से डेविएंट कर रहा है, वो खुद के लिए या दूसरों के लिए कितना हार्म कर रहा है, देन वी कैन चेक कि ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल बिहेवियर है। एंड उसके लिए हम साइकोलॉजिकल टूल्स की भी हेल्प ले सकते हैं। हम एक कोई टूल जैसे जो आप लोग बहुत यूज़ करते हो हमेशा असेस करने के लिए? डायग्नोस्टिक क्लैरिफिकेशन के लिए हम मिलियन मल्टी एक्सनल क्लिनिकल इन्वेंट्री है, जिसमें कि अगर किसी को क्लिनिकली कोई भी परेशानी है या क्लिनिकल कोई डिसऑर्डर है तो वो उसको रूल आउट करता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट, जैसे कि IPD ही, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी एग्जामिनेशन, एंड MMPI माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि पूरी तरीके से सर्टिफाइड हैं टू चेक द मेंटल हेल्थ। जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए अपना चेकअप कराते हैं, मेडिकल चेकअप कराते हैं, ऐसे ही मेंटल हेल्थ के लिए हमारा मेंटल हेल्थ चेकअप होता है, जिसके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि जो पर्सन है वो मेंटली फिट है या नहीं है। राइट। मैम, मेंटल हेल्थ का ना लोग ऐसा समझते हैं कि जब बहुत सीवियर हो जाएगा ना हम तभी जाएंगे, या मतलब उनको एक्चुअली डे टू डे फंक्शन में बहुत दिक्कत आने लगेगी, और वो सारा दिखाकर हर जगह से डॉक्टर्स को लेके, बाबा से लेके, हर चीज़ से लेके वो लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास आते हैं या आपके पास आते हैं। तो मतलब उसमें क्या करना चाहिए इंसान को कि वो पहले ही थोड़ा सा पता लगा ले, या आपके पास ऐसे कोई भी केस स्टडी, जैसे कोई सीवियर केस आया हो कि आपको लगा हो कि इसको तो पहले आना चाहिए था, तो दिस वॉज प्रॉपर साइकोलॉजिकल केस और इसको इतना डिविएट होना ही नहीं चाहिए था? जैसे हमारे पास बहुत सारे क्लिनिक में ऐसे कई केसेस हैं, जैसे सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के केसेस हैं। तो जैसे उनको सोमेटोफॉर्म में क्या होता है कि आपको मल्टीपल पेन होता है बहुत जगह, जिसका कोई भी फिजियोलॉजिकल रीज़न नहीं होता। वो मल्टीपल चेकअप कराते हैं, मल्टीपल डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। तो वो कम से कम 2 to 3 ईयर्स बाद, आफ्टर द मतलब सबके पास जाने के बाद, जब उनको कहीं से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो लास्ट में दे ट्राई कि अब साइकोलॉजिकली भी देख लेते हैं। तो 2 साल में जब तक वो प्रॉब्लम क्या है बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी होती है, तो ऐसे केसेस में हमें बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगता है क्योर करने में। और ऐसे ही मतलब जितने भी साइकोलॉजिकल केसेस, जैसे अपनी सोसाइटी में बहुत बार सुनते हैं कि मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट कभी भी ठीक नहीं होते हैं, ठीक है, या उनकी दवाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं, या जो ये डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं वो किसी तरीके की एडिक्टिव दवाइयाँ देते हैं। पर ऐसा नहीं है, उसका रीज़न ही सबसे बड़ा ये है क्योंकि हमें पता ही तब चलता है जब वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से सीवियर हो चुकी होती है। अगर उसे हम टाइमली पता करते हैं कि जैसे किसी को, जैसे हमारे अगर फिंगर में कट लगा है, अगर हम तुरंत तभी डॉक्टर के पास फर्स्ट एड के लिए चले जाते हैं तो वहीं ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको 2 साल बाद लेके जाएंगे तो तब तक क्या है, वो फिंगर कटने वाली बात हो जाएगी कि वो फिंगर आपको कट करानी पड़ेगी, क्योंकि वो घाव बन जाएगा और वो पूरा इन्फेक्शन आपके हाथ में फैल चुका होगा। ऐसे ही मेंटल हेल्थ में है कि पर्सन हमारे पास आता ही तब है जब तक कि वो मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से वो डैमेज हो चुकी होती है। इसीलिए जो है ये इनके ट्रीटमेंट लंबे चलते हैं, इसीलिए ये लोग जो है ठीक होने में टाइम लेते हैं और दवाइयाँ भी इनकी लंबी चलती हैं। अगर वो ऑनसेट तभी लेकर आते हैं कि उनका अभी 1 मंथ में 2 मंथ में ही हुआ है, तो उसमें डेफिनेटली वो पूरी तरीके से क्योर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
मैम तो मतलब अगर किसी को डे टू डे फंक्शनिंग में भी थोड़ी बहुत दिक्कत जा रही है तो वो विजिट कर सकता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को? डेफिनेटली, जैसे आप रूटीन फिजिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, आप हेल्दी हैं फिर भी जाते हैं कि बॉडी में कोई चेंजेस तो नहीं है, आपको थोड़ा सा भी फटीग होता है, आपको थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही आपको अगर थोड़ा सा भी इमोशनल डिस्टर्बेंस लग रहा है, कोई चीज़ आपसे हैंडल नहीं हो रही है डे टू डे लाइफ में, तो आप फॉर अ विजिट भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस लेंगे, थेरेपी लेंगे या बहुत लॉन्ग टर्म विजिट करेंगे तभी वो जाके ठीक होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू कोप विद एनी स्ट्रेसर इन वर्क लाइफ, इन प्रोफेशनल या इन रिलेशनशिप या इन पर्सनल लाइफ, तो आप उसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैम आजकल आई डोंट नो फैशन बन गया है कि क्या लोग ना टर्म्स लाइक डिप्रेशन, OCD, ट्रॉमा, दे यूज़ इट लाइक एनीथिंग, लाइक बहुत ही कॉमन चीज़ है ये तो हर 2 सेकेंड में होती है किसी को। तो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट कि इज़ इट लाइक दिस ओनली, नॉर्मल है या फिर दीज आर समथिंग वेरी सीरियस टर्म्स जिसकी नॉलेज लोगों को होनी चाहिए? नहीं, ये सारे जो हैं, क्योंकि हमारे ICD-10 हम जो है फॉलो करते हैं टू डायग्नोज डिप्रेशन। जब हम किसी को डायग्नोज करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, क्लिनिकल गाइडलाइंस है, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग डायग्नोज करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को सैड फील हुआ या किसी को थोड़ा सा भी जो है डिसइंटरेस्ट हुआ या किसी का किसी से बात करने का मन नहीं किया या किसी ने जो है 2 बार हाथ धो लिए, जैसे लोग कोविड में धो रहे थे क्योंकि उनको बताया गया था कि जब भी आप किसी को हाथ टच करो तो आपको हैंड वॉश करना है, तो दैट डजंट मीन कि आपको OCD हो गया है। उसके लिए पर्टिकुलर क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना होता है, पर्टिकुलर टेस्ट हैं, उनके साथ आपको जो है उनको टेस्ट करके और उनको तब आपको जो है डायग्नोसिस बनाना होता है। ऐसे डायग्नोसिस नहीं बनाया जाता जैसे कि हम लोग रियल लाइफ में जो लोग हैं वो अपने आप को टैग करते हैं, उस तरीके से नहीं होता ये। ओके मैम OCD का ना बहुत ऐसे कॉमन चला हुआ है कि OCD मतलब किसी को ना साफ सफाई करने वाली चीज़, मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में कोई बोलता है तो मेरे को तो OCD है, तो OCD और क्या डिफरेंस, एक OCPD भी होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCPD ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जब OCD की बात करते हैं तो वो एक जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और OCPD की जब बात करते हैं तो वो परसिस्टेंट होता है फ्रॉम द चाइल्डहुड। बेसिकली OCD फ्रॉम द चाइल्डहुड परसिस्टेंट नहीं होता। जब किसी में कोई टेम्परामेंटली कोई OC फीचर्स होते हैं, यानी किसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जाता है, बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइज रहता है और फिर वो कोई बिहेव करता है तो वो OCPD में आएगा, लेकिन वो फ्रॉम द चाइल्डहुड होना चाहिए। OCD जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जिसमें रिपीटेड बिहेवियर होता है, रिपीटेड थॉट्स होते हैं जो कि इलॉजिकल होते हैं, इंटरफेयर करते हैं आपके काम में, इंट्रूसिव होते हैं। एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि OCD में जो है जो हमारा पेशेंट है वो अपनी उन थॉट से बाहर आना चाहता है, वो उनसे डिस्टर्ब होता है, जबकि OCPD में जो पर्सन है वो उनसे बाहर नहीं आना चाहता, वो उनके साथ में जो है सेटल रहता है। तो ईगो सिंटोनिक और ईगो डिस्टोनिक होता है, यानी उनके लिए सूदिंग होता है और उनके लिए डिस्टर्बिंग होता है। मैम एक और चीज़ है जो इंडिया में तो ऑब्वियसली बहुत प्रेवलेंट है, जब भी कुछ किसी को होता है, जैसे कोई भी बीमारी हो गई या थोड़ा सा अबनॉर्मल बिहेव करने लगा, तो सबसे पहला जो इंडिया में काम होता है वो होता है कि या तो बोलेंगे कि किसी ने कुछ करवा दिया है ऊपर से, या तो उसको झाड़ फूक के लिए लेके जाएंगे। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, मतलब हाउ मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू इट, ऐसा कुछ होता है या एक्चुअली झाड़ फूक वाला चीज़ होता है, भूत वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, ये एक कंडीशन होती है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें कि लोगों को ऐसा फील होता है कि हमें या हमारी बॉडी को किसी ने यानी कंट्रोल कर लिया है, या फिर ऐसा लगता है उसको कि जो है हमें कुछ दिखाई दे रहा है जो कि एक्चुअल में नहीं है, कुछ आवाज़ें आना, कुछ दिखाई देना, एग्रेसिव होना जब वो नहीं दिखाई देता है, या उनकी बात सुन के वो हमेशा ये कहेंगे कि मुझे उसने कहा है ऐसा करने को इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो जैसे हमारे क्लिनिक में भी एक केस था जिसमें पेशेंट वॉज अराउंड 65 ईयर्स ओल्ड, तो ही केम विद द चीफ कंप्लेंट कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में कोई बैठा हुआ है और वही मुझे बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वो कहता है अब उसने ही मुझे कहा है कि अभी एकादशी आ रही है तो फिर से तुम्हें जो है पूरा का पूरा गाँव को खाना खिलाना है। तो उसने सिर्फ और सिर्फ उस हेलुसिनेशन और डिल्यूजन में जो है
कम से कम लाखों रुपए खर्च अपने घर के कर दिए बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जब भी वो बोलता है उसको, इट्स कॉल्ड रनिंग कमेंट्री, कि जब भी वो उसको बोलता है तो वो उस चक्कर में वो जो है जैसा वो बोलता है वैसा वो करता चला जाता है। तो मंदिर में बहुत ज़्यादा दान देना, बहुत ज़्यादा घी चढ़ाना, ये सब उसने किया हुआ है। तो बेसिकली जब वो मेरे पास आया तो हमने जब उसको गाइड किया और उसको प्रॉपरली मेडिकेशन दिया, तो आफ्टर 20 डेज उसका ये था कि नहीं अभी तो ऐसा कोई नहीं है, वो चला गया है पूरी तरीके से। तो ये एक मेंटल कंडीशन होती है जो सर्टेन केमिकल चेंजेस होने की वजह से ऐसा फील होता है। ऐसा कोई भूत प्रेत या कोई ऐसा ऊपरी हवा जैसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया होता है या ऐसी और सारी कंडीशंस मतलब होती हैं कि जिसके मिलने से मे बी आपके ये जो चीज़ें एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट होता है? हाँ, ऐसे बहुत सारी कंडीशन है, जैसे कई बार ऑर्गेनिसिटी में भी हो सकता है, जैसे किसी को न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है तो उसमें भी इस तरीके के भ्रम उनको पैदा हो सकते हैं। कई बार सब्सटेंस अब्यूज़ में जब जैसे कई लोग जब बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली कोई सब्सटेंस लेते हैं या उसको छोड़ते हैं या उनके लेने के इंटॉक्सिकेशन स्टेज में भी उनको इस तरीके से भ्रम होना, इस तरीके से चीज़ें दिखाई देना, ये सब होता है। मैम, ये कितना सीवियर होता है? जैसे आपने इस केस की बात की कि आपके पास आया था, तो ये इसकी सिवेरिटी कितनी है और मतलब आपको कितना टाइम लगा उसको समझने में या उसको ठीक करने में? या अभी क्योंकि वो 65 ईयर्स ओल्ड पे थे तो आफ्टर द 20 डेज मेडिकेशन ही इम्प्रूव्ड। स्टिल सिम्टम इज़ देयर, वी आर वर्किंग ऑन दैट। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली क्योर हुआ है, लेकिन डेफिनेटली अब वो फिर से थोड़ा सा अपनी नॉर्मल लाइफ में जो है फिर से एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। सीवियरिटी की अगर हम बात करें तो मैं आपको अपना एक केस और शेयर कर सकती हूँ कि जिसमें जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मेरे को जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो उन आवाज़ों ने जब उसको पेशेंट को ये बोला कि आप जो है ना आपके फादर आपको हार्म करना चाहते हैं, तो उसने जो है अपने फादर को रात के 2 बजे अराउंड चाकू लेकर स्टैब करने की कोशिश की। तो ये आवाज़ें कभी कभी इतनी ज़्यादा सीवियर हो सकती हैं क्योंकि उनको कभी कभी आप अपने घर वालों से खतरा फील होने लग जाता है, क्योंकि वो आवाज़ें उनको बताती है कि ऐसा आपको आपके घर वाले नुकसान पहुंचाने वाले हैं या आप खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार जैसे आवाज़ें कहती हैं कि तुम्हें मर जाना चाहिए, तो वो कई बार इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि सुसाइड अटेम्प्ट सिर्फ उस वजह से होता है, कई बार हेलुसिनेशंस की वजह से भी होता है। तो ये इस सीवियर तक जाता है, तो उसको टाइमली असेस करना, आइडेंटिफाई करना और टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे हम लोग एक चीज़ और भी, जैसे आप लोगों ने बहुत एक फेमस केस था बुरारी कांड, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ था, बहुत ज़्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट सबने उसको स्टडी भी किया था। तो उसमें यही पाया गया था लास्ट में कि उनमें से जो एक फैमिली का जो मेंबर था वो स्किज़ोफ्रेनिया से जो है ग्रसित था एंड ही नेवर टुक द ट्रीटमेंट। और उसने क्या है, फैमिली को भी वो एक शेयर डिल्यूजन, इसको फिर हम अपनी लैंग्वेज में शेयर डिल्यूजन कहते हैं, कि फैमिली को भी ये बिलीव दिला दिया कि मुझे पापा दिखते हैं और पापा मुझे बताते हैं कि क्या करना है, और पापा ने कहा है कि अगर हम आज एक साथ ये सब पूजा करेंगे तो वो हमें आज बचाने आएंगे और वो मिलने आएंगे। तो उस भ्रम में और उस डिल्यूजन में उन सब घर वालों ने एक साथ जो है वो चीज़ की जिसमें कि उन सब की जान चली गई। तो कई बार ये इतना सीवियर हो सकता है। तो ये इतना मैनिपुलेशन कर लेते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि वो एक शेयर डिल्यूजन, क्योंकि इलनेस उस लेवल तक जाती है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसमें उनको वो रियलिटी लगने लगता है। वो रियलिटी एंड जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनमें डिफरेंस करना भूल जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो इतना रियल लगता है कि वो उसी इमेजिन वर्ल्ड को जो है उसी में वो जीते हैं और उसी को वो सामने वाले को भी यकीन दिलाने में लगे रहते हैं। तो कुछ कुछ इवेंट्स को, जो रियल इवेंट्स हैं, जैसे सपोज आपकी आज जॉब लग गई, तो वो क्या कहेंगे, नहीं पापा ने आज रात को बोला था, कल हमने पापा के लिए पूजा की थी, इसलिए आपकी जॉब लगी है। तो इस तरीके से वो जो रियल इवेंट है उनको उनके साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं। तो जो जिसको विश्वास नहीं करना वो भी धीरे धीरे विश्वास करने लग जाता है। तो ये इस तरीके से जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। मैम, इसका अर्ली प्रिवेंशन क्या है, या स्किज़ोफ्रेनिया आज की डेट में कितना प्रेवलेंट है लोगों में, या मे बी होने के चांसेस ज़्यादा हैं? अगर हम देखें तो ये बहुत कॉमन है अगर आप पूरे पॉपुलेशन में देखेंगे तो। और अगर हम इसको प्रिवेंट करने की बात करें तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि फ़िज़िकल हेल्थ की तरह ही हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके कुछ अर्ली साइन होते हैं, प्रीडर्मल साइन होते हैं अगेन, कि वो जो बंदा है वो अकेले रहने लगेगा, खुद की ही दुनिया में रहेगा, खुद के ही जो बनाए हुए थॉट्स हैं उनको ही रियल समझने लगेगा, और जो है किसी से बात नहीं करेगा, डिसइंटरेस्ट शो करेगा। तो वो प्रीडर्मल स्टेज अगर आप पहचान लेते हैं तो आप उसको जो है स्किज़ोफ्रेनिया से जो है थोड़ा सा बचा सकते हैं।
इसमें फैमिलीज़ का क्या रोल है, मतलब पेरेंट्स का, फैमिलीज़ का, या आजकल जो इतने प्रेवलेंट हो रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज, उसमें पेरेंटिंग का क्या रोल है बेसिकली, पेरेंटिंग या बहुत एनवायरनमेंट का, एनीथिंग? पेरेंटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारे मेंटल हेल्थ में। जो जितने भी इश्यूज़ होते हैं उसके मोस्ट ऑफ द रीज़न जो हैं वो 3 ही होते हैं, या तो बायोलॉजिकल होते हैं यानी कोई ब्रेन में कोई केमिकल चेंजेस हुआ है, हेरिडिटरी हुआ है यानी आपकी फैमिली में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे कि सेम डायबिटीज़ की तरह कि फैमिली में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आपके नेक्स्ट जनरेशन में वो होने के चांसेस होते हैं। सेम साइकोलॉजिकल यानी आपके कुछ खुद पर्सनैलिटी इश्यूज़ होते हैं। अगर आपका पर्सनैलिटी इस तरीके का है कि आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो फ्रॉम द चाइल्डहुड तो आपको इश्यूज़ होने के चांसेस होते हैं। और सोशल यानी बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं इस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में जो है रोल प्ले करते हैं। तो मतलब स्किज़ोफ्रेनिया अगर सपोजिटली मेरे किसी फैमिली में है किसी को, तो क्या चांसेस हैं कि वो मेरे को भी या मेरे फैमिली में आगे भी जाएगा? 60% चांसेस होते हैं। अगर फैमिली में अगर किसी को है तो हेरिडिटली वो 60% चांसेस हैं कि वो आपकी फैमिली में भी, मतलब आपको भी नेक्स्ट जनरेशन को वो आ सकता है। उसका प्रिवेंशन क्या है? मतलब ये तो अर्ली डिटेक्शन वाला स्टेज हो गया ना, फिर क्या अगर मुझे पता है कि मेरी फैमिली में किसी को था तो मैं कैसे उसको रिफ्रेन करूँगी? देखो फिर क्या होता है ना कि जैसे लेट्स अंडरस्टैंड विद अ एग्जांपल कि जैसे एक पौधा है, हम अगर उसमें सीड डालते हैं और लेकिन उसको अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलता, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। और अगर किसी में सीड नहीं है और हम उस पर सनलाइट या प्रॉपर इन्वायरमेंट भी देते हैं तो भी पौधा नहीं ग्रो करेगा। तो दोनों ही यानी नेचर और नर्चर का कॉम्बिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई चीज़ आपके नेचर से आ रही है यानी बेसिक अगर आपके जनरेशन से आ रही है और अगर उसको उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो जो पौधा है यानी वो जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होगी और माइट भी वो डेवलप भी नहीं होगी। तो अगर हम उसमें पहले से ही एक हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं, हेल्दी पेरेंटिंग करते हैं, अच्छे जो है एक्सपोजर्स हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके लेस चांसेस है कि वो उसमें किसी तरीके से जो है वो डेवलप होगा। ओके ओके मैम। मैम सिंस आप जुवेनाइल बोर्ड में हैं, कनेक्टेड हैं आप, तो आजकल ना क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। जैसे हम सुनते हैं कि कितने यंग बच्चे हैं जो कि ऐसे ऐसे क्राइम्स करते हैं, वी कैन नॉट इमेजिन। उनका बेसिकली माइंडसेट क्या होता है? जितने भी क्राइम्स होते हैं उनका कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। कई बार सिचुएशनल फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, कई बार जो है पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, कई बार ग्रुप इन्फ्लुएंस होता है, पीयर इन्फ्लुएंस में जो है क्राइम हो जाता है, और कई बार पुअर इमोशनल रेगुलेशन होता है तो उसकी वजह से भी जो है जुवेनाइल जो है क्राइम अटेम्प्ट करते हैं। मैम पुअर इमोशनल रेगुलेशन मतलब वो अपने इमोशंस को शायद समझ नहीं पाते या ऐसा कुछ? हाँ, बेसिकली वो अपने इमोशंस को जितना उस टाइम पे कंट्रोल करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए और अपने इमोशंस की जितनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो उनको नहीं होती है, जिसकी वजह से अगर उनको कोई छोटी भी चीज़ जो है उनको प्रोवोक करती है और उस प्रोवोकेशन में वो क्राइम अटेम्प्ट कर जाते हैं। मैम इसमें जुवेनाइल्स का क्या माइंडसेट होता है? जैसे दिल्ली का वेरी फेमस निर्भया केस, तो उसमें 2 लोग जुवेनाइल थे आई गेस, और मतलब इतनी छोटी एज में ऐसा क्राइम करना या इतना मोटिवेटेड होना ऐसा क्राइम करने के लिए, उसके पीछे मतलब क्या उनको शेप करता है? अगेन उसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक आपका पेरेंटिंग कि किस तरीके से हुआ है, आपको इन्वायरमेंट किस तरीके का मिला है। दूसरा उनके कुछ जैसे फैक्टर्स होते हैं कि बचपन से ही अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसे रहे हैं कि मैनिपुलेटिव रहे हैं, लाइंग, जैसे शुरू से उनको झूठे बोलने की आदत है, एक्सक्यूज़ बनाने की आदत है, स्कूल से ट्रेंसी यानी भाग जाना, बंक करना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। एंटी सोशल हैं, सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं, या फिर जैसे बहुत जो डिसओबीडियंट है टुवर्ड्स द टीचर्स, टुवर्ड्स द सोसाइटी। ये बहुत अर्ली साइन होते हैं जो पता करते हैं कि हाँ कुछ ऐसी क्रिमिनल टेंडेंसीज इनमें आगे जाके बन सकती हैं। इसके अलावा फिर जो सिचुएशनल चीज़ें होती हैं जैसे कि उस टाइम पे पीयर इन्फ्लुएंस कितना था, उस टाइम पे उन्होंने जैसे सब्सटेंस ले रखा था, कोई ना कोई अल्कोहल और ये सब था, टाइम भी उस तरीके का था, तो बहुत सारे सिचुएशनल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है आपके साइकोलॉजिकल, पर्सनालिटी एंड प्रीडॉर्मल तीनों ही फैक्टर जो है एक क्राइम को करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। मैम इसमें रिमोर्स नहीं होता, इनको गिल्ट नहीं होता क्या? मतलब सिंस यू आर डीलिंग विद देम फर्स्ट हैंड, तो आफ्टर कमिटिंग द क्राइम
डिपेंड करता है कि जिसने क्राइम अटेम्प्ट किया है वो किस तरीके की पर्सनालिटी का जो है पर्सन था। अगर एंटी सोशल रहा है तो वो उसमें किसी भी तरीके का जो है रिमोर्स नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों में रिवेलियस एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, उनमें गिल्ट नहीं होता। और अगर किसी तरीके का सिचुएशनली हुआ है, पीयर इन्फ्लुएंस में हो गया है, या किसी तरीके से जो है किसी के प्रेशर में हुआ है, तो डेफिनेटली उनमें गिल्ट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में और किस पर्सनालिटी के पर्सन ने जो है क्राइम अटेम्प्ट किया है। ओके, तो इसका कोई अर्ली असेसमेंट होता है क्या, कि जैसे चाइल्डहुड से ही जैसे शो होने लगते हैं ना साइंस? डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे ऐसे कई असेसमेंट हैं जिनसे हम ये जो अर्ली साइन जो मैं अभी आपको बता रही थी कि ये स्कूल से भाग जाना, मैनिपुलेट करना, लाइंग होना, चोरी करना, छोटी छोटी चोरी करना, एक्सक्यूजेस बनाना, किसी तरीके से एनिमल्स के साथ क्रूअल होना, तो ये सब के असेसमेंट्स होते हैं। इनको बिहेवियरल चेकलिस्ट होती है बहुत सारी जो हम अर्ली चेक करते हैं। अगर उनमें किसी तरीके के पॉजिटिव साइन होते हैं तो वी कैन ओनली प्रेडिक्ट, वी कांट कमेंट कि वो ऐसा होगा, बट वी कैन प्रेडिक्ट कि अगर अपन ने अभी से इन चीज़ों पे अगर हमने नहीं प्रिकॉशन लिया तो डेफिनेटली फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम हो सकती है, इनके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। ओके मैम, जुवेनाइल सिंस आप काम कर रहे हो, तो ऐसा कोई केस जो आपको मतलब पर्सनल लेवल पे आपको ऐसा लगा हो कि थोड़ा अफेक्ट किया हो? एक केस था जिसे मैं पूरे 1 महीने तक मैंने ऑब्जर्व किया था। वो क्लिनिक भी आए थे, मैंने असेस भी किया था, तो उसके बाद में हमने उनका ट्रीटमेंट भी शुरू किया। लेकिन जैसे कि पर्सनैलिटी फैक्टर हैं वो इतनी जल्दी ईजिली चेंज नहीं होते हैं, मैनेज होते हैं। फिर उसे वापस जो है जुवेनाइल में शिफ्ट किया गया। एंड हम लोगों ने उस टाइम पे बोला भी था, मतलब टीम को, सबको, तो कि मेक श्योर कि अपन प्रिकॉशंस रखें सारी चीज़ें। बट माइट बी, मतलब आई डोंट नो, क्योंकि अंदर का आई कैंट कमेंट द थिंग्स, बट जब क्योंकि हमने इधर वन साइडेड हमने असेसमेंट किया, वन साइडेड जो है हमने इंटरवेंशन प्लान किया, लेकिन जिसके साथ उसका फाइट हुआ था हमने उसको जो है असेस नहीं किया और उसको भी जो है ट्रीटमेंट प्लान नहीं किया उसके लिए कुछ भी। हमें लगा कि यही प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, तो वही हमारे लिए रेफ़र हुआ और हमने उसको ट्रीट किया। लेकिन जैसे ही वो वापस जुवेनाइल होम में गया या जैसे ही उसको वहाँ लेकर गए, तो रात को ऑन द डे, सेम डे, उसका जो है जो दूसरे पर्सन जिसके साथ फाइट हुआ था, बिकॉज ऑफ द रिवेलियस एटीट्यूड, उसने उसको जो है मर्डर किया। तो ऑन सेम डे उसकी जो है डेथ हो गई। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तक एक हर्ट करी कि हो सकता था कि काश मैं उसको बचा पाती। एक दिन के लिए ऐसा लगा कि अगर वो मतलब उसके दूसरे जो पार्टनर थे उसको भी लेकर आते और उसके रिवेलियस एटीट्यूड को या उसके थोड़े से गुस्से को हम कम कर पाते, तो शायद मतलब एक ज़िंदगी बच सकती थी। राइट मैम, ये जो जुवेनाइल करेक्शन होम्स होते हैं तो उससे बेसिकली बच्चे ठीक हो के मे बी निकल जाते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि वापस क्राइम करेंगे? अगेन ये डिपेंड करेगा फैक्टर्स पर कि उनके जो साइकोलॉजिकल और जो पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं। कई लोगों ने जिन्होंने क्राइम सिचुएशन वाइज किया है गिल्ट और उनको गिल्ट रहा है, तो डेफिनेटली वो उसका क्राइम रेट कम होगा, रिलैप्स होने के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर किसी तरीके से कोई एंटी सोशल पर्सनैलिटी है जिनको लोगों को मतलब परेशान करने में या क्राइम करने में जिनको ग्रेटिफिकेशन मिलता है, उनका मोटिव ही क्राइम करना है, तो उसमें रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके मैम, सिंस यू आर वर्किंग इन मिलिट्री एज वेल, आपके हिसाब से जो हमारे सोल्जर्स हैं या जब भी आप इनके साथ बैठते हो, तो ये व्हाट डू दे ब्रिंग ऑन द टेबल जो बहुत डिफरेंट होता है, एंड आवर ऑडियंस वांट टू नो कि उनका क्या थॉट प्रोसेस? इनका जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है दैट इज़ PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वॉर पे जाते हैं, फैमिली से अलग रहते हैं, तो लोनलीनेस भी बहुत ज़्यादा जो है रहती है, तो फैमिली सपोर्ट नहीं है, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, टीम बनकर काम कर रहे हैं लोग, और वॉर में ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा मतलब मौत को इतने पास से देखते हैं, तो कई बार वो ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं उन चीज़ों से। तो ये एक कॉमन जो प्रॉब्लम है उनमें बहुत निकल कर आती है। इसके अलावा जो फैमिली इश्यूज़ है, क्योंकि फैमिली से इतना दूर रहते हैं लोग, तो उसकी वजह से अपने बच्चों को या उनको टाइम नहीं दे पाते हैं फैमिलीज़ को, तो उसकी वजह से फैमिली इश्यूज़ भी कॉमन है इन लोगों में। मैम, तो इनके मे बी प्रिवेंशन क्या हो सकता है या हम इनको क्या बताते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली दे आर डूइंग अ लॉट फॉर द नेशन, एंड what kind of care they might need or something like that? या उनको हमें लगता है कि जैसे बॉर्डर पे if they are going या डे टू डे लाइफ उनकी कैसे
अफेक्ट हो रही है इन सब चीज़ों नहीं, से? मेरे को लगता है कि जहाँ पे इनका पोस्टिंग होता है वहाँ पे एक तो इनके लिए काउंसलिंग सपोर्ट डेफिनेटली होना चाहिए, ताकि उनको एक इमोशनल सपोर्ट मिल सके। जहाँ भी उनको किसी तरीके का लोनलीनेस फील हो रहा है, घर से जो है इतने दूर हैं तो कोई नहीं है, कई बार जैसे वो बॉर्डर पे होते हैं, कई बार दूर होते हैं तो उनके नेटवर्क भी नहीं आते हैं, तो वो फ़ोन पे बात भी नहीं कर पाते हैं, Right. तो डिसकनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर उनके पास एक ऐसा पर्सन है जो उनको नॉन जजमेंटली सुन पा रहा है, उनकी प्रॉब्लम को एटलीस्ट रीअश्योर कर पा रहा है, अगर सोल्यूशन भी नहीं दे पा रहा है, रीअश्योर कर पा रहा है, वैलिडेट कर पा रहा है, तो भी बहुत ज़्यादा उनको हेल्प होता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली एटलीस्ट उनको एक ये जो इमोशनल सपोर्ट है वो उनको मतलब हर जगह जहाँ भी वो जा रहे हैं उनको वो मिलना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। एक और क्वेश्चन मैम, जैसे ही दिमाग में आ गया, एआई अभी बहुत चल रहा है, मतलब हर चीज़, एवरीथिंग इज ऑन बेस्ड ऑन एआई। कैन एआई रिप्लेस साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स? बिकॉज देयर वाज वन फ्रेंड ऑफ माइन, तो शी वाज फीलिंग लो, तो शी सेड कि अरे मैंने तो चैट जीपीटी से थेरेपी ले ली एंड आई फेल्ट बेटर। व्हाट इज़ दैट? बिल्कुल नहीं, चैट जीपीटी या एआई साइकोलॉजिस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, वो आपको हेल्प कर सकता है, वो आपको रीअश्योर कर सकता है, आपकी बात में आपको वैलिडेट कर सकता है, आप जो कह रहे हैं उसको वो समर्थन दे सकता है, लेकिन उसको रिकंस्ट्रक्ट या उसको जो है आपको चैलेंज नहीं कर सकता। आपकी प्रॉब्लम के साथ वो अंडरस्टैंड करके वो जो सोल्यूशन देना है वो सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। जैसे अभी पेपर में अभी कुछ दिन पहले ही एक जो है न्यूज़ आया था कि अमेरिका में जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने अलग अलग चैट बॉक्स से एक पेशेंट बनकर उन्होंने बात की, तो उनको जो सजेशन मिले, जब उन्होंने बोला कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सजेशन सुसाइड वाले, पेरेंट्स से दूर होने के, पेरेंट्स से झगड़े करने के मिले। क्योंकि एआई वो समझता है जो आप उसको देते हो, वो ना तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन रीड कर रहा है, ना वो आपका इंटेंशन आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपने किस इंटेंशन से ये सवाल पूछा है, ना उसको जो दूसरे के साथ जिसके साथ आपको प्रॉब्लम है उसका जो है सब्जेक्टिव पता है कि वो दूसरे ने क्या किया। ये तो आपको वन साइडेड स्टोरी, चैट बॉक्स को आपके वन साइडेड स्टोरी पता है। सेकेंड साइड स्टोरी तो जैसे अगर मान लो कि किसी टीनेजर को इशू है तो वो अपना पेन बता रहा है, पर पेरेंट्स उसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। जब आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हर एंगल से उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं, उसके बाद उसमें जो है सॉल्यूशंस सर्च करते हैं, रेदर देन सिर्फ वन साइडेड सुनकर उसको रीअश्योर करके वैलिडेट करके और आपको सिर्फ सजेशन देते हैं कि आप सही कह रहे हैं। चैट बॉक्स क्या कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो वो हमेशा आपको रीअश्योर कर देता है, जिससे आपको लगता है कि मेरे जितने भी गलत चीज़ें हैं, कि मैंने आज अगर अपने फादर को अब्यूज़ किया तो वो मैंने ठीक किया, तो चैट बॉक्स ने जब आपको ये ठीक किया बोल दिया तो आपको लगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, इसका मतलब, तो उससे उसमें वो प्रॉब्लम बढ़ेगी घटेगी नहीं। मैम, व्हाट डू यू थिंक कि आने वाले टाइम में एआई कितना मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा एक पर्सन को? बिकॉज एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन नाउअडेज, अगर ओवर कंजम्पशन है। अगर आज हम ना साइकोलॉजी में ह्यूमन की डेफिनेशन पढ़ें तो वी आर सोशल एनिमल। राइट। अगर हम सोसाइटी को हटा देते हैं, हम सोसाइटी सपोर्ट को हटा देते हैं, लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं और हम सिर्फ अपने फ़ोन के साथ बैठ जाते हैं, तो वी आर जस्ट एनिमल। तो उतना ही ये मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर आपका सोसाइटी से डिस्कनेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जो है लोनलीनेस, और अगर आज हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ जो इतना बड़ा इशू बनता जा रहा है, लोगों में इतनी सारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं, उसका एक कारण टेक्नोलॉजी ही कहीं ना कहीं उसने हमें हेल्प किया है। तो लेकिन ये चीज़ें भी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हुई हैं। तो उन एआई डेफिनेटली जो है आगे जाके लोगों में मेंटल हेल्थ इश्यूज़, मतलब जो इंडिविजुअल हैं उनको हेल्प कर सकता है, लेकिन वो उसमें इंक्रीज़ ही करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लोनलीनेस आएगा, जितना ज़्यादा वन साइडेड आएगा, उतना ज़्यादा जो है आपको मतलब सिर्फ वैलिडेशन रीअश्योरेंस मिलेगा, बट आप रिकंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म होगी, मोटिवेशन ख़त्म होगा, आपका फिज़िकल जो मूवमेंट है वो ख़त्म होगा। तो जितना ज़्यादा वो ख़त्म होगा उतना, कहते हैं ना कि अ हेल्दी माइंड लीव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो जब आपका बॉडी ही हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि आप पूरा दिन एक एआई के साथ बैठ जाओगे, तो आपका माइंड भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। मैम, तो क्या ये आपकी
ब्रेन की फंक्शनिंग कम कर देता है? डेफिनेटली, क्योंकि जैसे आप आज हम जब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो पहले के ज़माने में अगर आप देखोगे हमारे पेरेंट्स को या हमारे दादा दादी को, तो वो मेंटल कैलकुलेशन ऐसे ही कर लेते थे। राइट। आज का बच्चा क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ करता है तो उसको मेंटल कैलकुलेशन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि उसके पास सारे आंसर जो है डिजिटली हैं, तो वो उस जो है प्रेशर ही नहीं देना चाहते अपने ब्रेन को, जिसकी वजह से जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहे हैं। राइट। मैम, एक और इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ट्रेंडिंग चीज़ है कि आपको ना हर टाइम पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव फील करना है, मतलब कुछ नहीं भी हो रहा तो भी वी हैव टू स्टे पॉजिटिव in every situation. Is it possible? It is the right approach, or it is just something कि people should focus on? इसको हम हमारी लैंग्वेज में टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। बेसिकली कि टू बी हैप्पी, टू बी पॉजिटिव, कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जैसे आपके वेदर एक टाइम कांस्टेंट नहीं रह सकता, कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी जो है रेनी होगा। ऐसे ही आपका मूड भी कभी सैड होगा, कभी हैप्पी होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। ऑल द टाइम 24 आवर्स आपका मूड पॉजिटिव रहे और पूरे ईयर पॉजिटिव रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम जो आजकल इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम पे पढ़ते हैं या इतना ज़्यादा व्हाट्सएप पे ये सब चीज़ें देखते हैं कि माइंड शुड बी पॉजिटिव, कीप योर माइंड पॉजिटिव, ये एक अलग ही प्रेशर क्रिएट करता है। तो जब आपको थोड़ा सा भी, जैसे हमारे पास एक क्लाइंट, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मैम आज कुछ करने का मोटिवेशन ही नहीं था, आज मैम जो है ना दिमाग पॉजिटिव ही नहीं था। तो उनको प्रॉब्लम डिप्रेशन और एंजाइटी तो चला गया, अब उनका प्रेशर ये है कि हम पॉजिटिव क्यों नहीं हैं, या हमें कुछ करने का मोटिवेशन क्यों नहीं हो रहा है, या मेरे पास कुछ करने को क्यों नहीं है। बल्कि जबकि हम ये कहते हैं कि कभी कभी एक डे ऐसा आता है जब आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, कभी आपको नेगेटिव माइंड भी होगा, जैसे दिन होता है और रात होता है, ऐसे मूड कभी नेगेटिव होगा और कभी पॉजिटिव होगा। राइट। ओके मैम, सो ये जो ऑब्वियसली आपने जैसे बोला कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, तो इसमें हर इमोशन ही आ रहा है ना, तो कब पता है कि ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, या कब पता है कि अब ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, या जो भी हम जैसे सोशल मीडिया पे जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं कि कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, ये जनरल ऑडियंस को नहीं पता होता। उसके लिए अगेन ना यू नीड टू कंसल्ट योर प्रोफेशनल फर्स्ट, बिकॉज रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है एक तो। दूसरा, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या गूगल पे जो नॉलेज है वो माइट भी ठीक हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए ठीक हो। तो आपके लिए कौन सा ठीक है वो आपको अपने प्रोफेशनल से कंसल्ट करके बात ही पता चलेगा कि ठीक है, आपने पढ़ लिया कि डिप्रेशन में योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, या जो है आपको ये चीज़ करनी चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कि आप योगा और मेडिटेशन करने से ठीक हो जाए। हाँ, वो जो उन्होंने लिखा है कि डिप्रेशन में योगा करना चाहिए वो करेक्ट है, लेकिन आपकी बॉडी को वो कितना करेगा और कितना सूट करेगा, कितना नहीं करेगा, और कितना आपके माइंड पे अफेक्ट करेगा, वो एक डिफरेंट जो है थिंग है, जिसके लिए आपको प्रोफेशनल को कंसल्ट करना ही चाहिए। तभी आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंज्यूम करना चाहिए। आपको अगर गूगल से कुछ पढ़ना है या जो भी पढ़ना है तो आप अपने प्रोफेशनल से कंसल्ट करके फिर राइट नॉलेज जो है आप ले सकते हैं। मैम, जैसे आपके पास कोई डिप्रेशन का केस आया जो ये बोलता है कि मैम मुझे तो मतलब उठने की बिल्कुल मन ही नहीं होता, तो आप पहले उसको क्या बोलोगे कि नहीं यू गो फॉर अ वॉक और उसके बाद बात करेंगे, ऐसा कुछ? मतलब आप पहले ही सेशन में सजेस्ट कर देते हो क्या कि यू डू वॉकिंग, यू डू योगा, यू डू मेडिटेशन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे मैं आपको इसको अगेन एक एग्जांपल से समझा सकती हूँ कि जैसे अगर आपके पैर में फ्रैक्चर है तो आप जो है ऑब्वियसली हमें पता है कि महीने भर आप बेड से हिल भी नहीं सकते, इवन आप वॉशरूम के लिए भी आप डिपेंडेंट हो। ऐसे ही क्योंकि आपका एक जो है लेग ब्रेक डाउन हुआ है, ऐसे ही आपका जब मेंटल ब्रेक डाउन होता है तो आप बहुत छोटे छोटे टास्क भी नहीं कर पाते हो। इवन आपको कोई ये कह देता है कि ये ग्लास उठा के रखना है या पानी तो ले आओ, तो मतलब आप सोचने की कंडीशन में भी नहीं होते, उसमें बहुत मल्टीपल टास्किंग हो जाता है जिसको आप एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाते हो। तो सेम उसी तरीके से कि वो धीरे धीरे हील होगा, धीरे धीरे जैसे आपका फ्रैक्चर है, जब वो हील होगा तो आप वॉशरूम तक जा पाओगे, फिर आप वॉक करोगे, फिर आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि अब आप बाहर जाने लगो, फिर धीरे धीरे जब आपका फिजियोथेरेपी होगा तो आप रनिंग पे जा पाओगे। ऐसा नहीं है कि प्लास्टर करते ही आप रन करोगे। सेम मेंटल हेल्थ के साथ है
कि बहुत स्मॉल स्टेप्स के साथ हमें जाना होता है और जो है आपको प्रोफेशनली जो है उस चीज़ को डील करना होता है। मैम, आजकल कोचिंग सेंटर्स का जो भी आजकल ट्रेंड चल रहा है, या बेसिकली आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा कोचिंग वगैरह में जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ बहुत सारे बच्चों के आजकल केसेस आते हैं कि दे आर कमिटिंग सुसाइड एट सच अ यंग एज। उनका क्या माइंडसेट होता है या क्या प्रेशर फील करते हैं कि उनको इतना बड़ा स्टेप उठाने की ज़रूरत पड़ जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फ्रॉम द सेल्फ। दूसरा प्रेशर है टू बी अचीव, मतलब क्योंकि जब अगर आप देखेंगे कि जो कोचिंग्स में जाते हैं वो वही जाते हैं कि जो अब तक बहुत अच्छे अचीवर रहे होते हैं, जिनके स्कोर्स बहुत अच्छे रहे होते हैं स्कूल्स में 90, 95, 99, वही लोग जाते हैं। 35 वाला नहीं जाएगा नीट की प्रिपरेशन करने या आईआईटी की प्रिपरेशन करने। 95 वाले का पेरेंट्स को भी लगता है कि 95 आया है नीट की प्रिपरेशन करो, 95, 96 आया है आईआईटी की तैयारी करो। तो जो अचीवमेंट वाला जो प्रेशर है कि उनको भी होता है कि उनको खुद से भी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि वो फेलियर फेस ही नहीं कर सकते। तो फीलिंग ऑफ फियर या फेलियर, जो फियर ऑफ फेलियर है वो इतना ज़्यादा होता है जो अचीवर होते हैं। तो उसकी वजह से वो जैसे ही वो थोड़ा सा भी फेल देखते हैं या थोड़ा सा भी उन्हें लगता है कि दे आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स ऑन दैट लाइन, तो वो लोग जो है सुसाइड उनको दिखता है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है, क्योंकि जो फैमिली है फिर वो भी ये कहती है, जैसे आप कई बार ना जितने भी सुसाइड कमिट्स हुए हैं अगर उनके आप कभी लेटर्स पढ़ेंगे तो उनका यही होता है कि मैं आपकी जो है उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया, या मैं ना वापस आकर क्या करूँगा, लोग क्या कहेंगे। दैट वो फियर ऑफ जजमेंट अगेन, कि लोगों ने तो कहेंगे कि बड़ा गया था तैयारी करने, वापस आ गया, और बड़ा तुमने जो है अपना बेटा भेजा था, हम तो पहले ही कह रहे थे कुछ नहीं करेगा। तो ऐसी जो सोच है, वो जो डर है, वो उन लोगों को सुसाइड की तरफ जो है मोटिवेट करता है, क्योंकि वो उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि शुरू से वो अचीवर रहे होते हैं। तो वो थोड़ा सा फेलियर, क्योंकि उन्होंने कभी फेलियर नहीं देखा लाइफ में, तो जिसने फेलियर नहीं देखा उसको वो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसीलिए वो जो है सुसाइड उनको जो है एक इजी ज़्यादा लगता है रेदर देन उसको फेस करने के। मैम, तो इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं या टीचर्स क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोगों को जो हम बच्चों का जो करियर चूज़ करते हैं उसके लिए हमें प्रॉपरली डिसीजन लेना, क्योंकि आज जो करियर जितने भी चूज़ होते हैं वो इन्फ्लुएंस में होते हैं कि ठीक है उनका जो बेटा है, फलाने का बेटा डॉक्टर है तो आप भी डॉक्टर बन जाओ, 99 आया है तो डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। या जो है आप जो है इतने अच्छे पढ़ने में रहे हो, टीचर्स भी कह देते हैं कि नहीं ये बच्चा कुछ तो करेगा, तो वो शुरू से उसके दिमाग में मतलब उस बच्चे को डॉक्टर बनना था या नहीं बनना था। जैसे हमारे क्लिनिक में जितने भी केसेस आते हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपको डॉक्टर बनना था, तो कहते हैं मैम पता नहीं, फैमिली वालों ने बोला तो बन गए, या सबने बोला तो बन गए। तो उनको यही नहीं पता कि लाइफ में करना क्या है। उनकी स्ट्रेंथ कभी भी टीचर्स ने या फैमिली ने कभी उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस असेस नहीं की, उनका इंटरेस्ट असेस नहीं किया, उनका एप्टीट्यूड जो है और उनका पर्सनैलिटी फैक्टर वो कभी असेस नहीं किया, और उनको सिर्फ एक जो भीड़ थी उसमें इन्वॉल्व कर दिया। 95 मतलब आप नीट की प्रिपरेशन करने जाओ, 95 वाला नीट की प्रिपरेशन करेगा ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। 95 वाला एक अच्छा शेफ भी बन सकता है, एक अच्छा सिंगर भी बन सकता है, एक अच्छा आर्टिस्ट भी बन सकता है, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, जिसके लिए वी कैन डू द करियर असेसमेंट ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि सुसाइड से बेटर एक करियर असेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां आप उस बच्चे के पर्सनल इंटरेस्ट, उनकी जो पर्सनालिटी, उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को असेस करके आप उसको गाइड कर सकते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल कि जैसे सपोज करो कि मेरे को आता है कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मेरे को मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल है, सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे अंदर वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो आई विल बी फेलियर डेफिनेटली। तो वो जो है आगे जाके मेरे को डिससेटिस्फैक्शन देगा और मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। तो अगर हम इसको पहले ही असेस कर लेते हैं कि मेरे पर्सनालिटी में वो टेम्परामेंट्स हैं या नहीं, मेरा इंटरेस्ट है या नहीं, और मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम करियर चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुल होने के और सेटिस्फाइड होने के ज़्यादा चांसेस है। मैम, तो ये जो करियर असेसमेंट है तो कैसे बच्चे या मतलब पेरेंट्स या जो भी लोग हैं कंसर्न्ड गार्जियंस, वो कैसे मतलब
ले सकते हैं या कैसे They can- अप्रोच कर सकते हैं? They can go for the professionals. They will do the things. Again, I told you that there are a lot of life coaches and counselors and are say registered clinical psychologists. So you should find out the correct person to decide the career assessment, and you can go for these assessment. Then you will find the things. मैम आजकल स्कूल्स में भी तो ये चीज़ होने लगी है, या उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, या कितना रेगुलर प्रैक्टिस में है, हाँ दैट्स ऑल्सो exactly. डिपेंड है ना, कि स्कूल में काउंसलर कंपलसरी है, ठीक है, हम लोगों ने देखा गाइडलाइंस हैं, बट कितना रेगुलर प्रैक्टिस में, क्या हम जितने भी लोग अपना करियर चूज़ कर रहे हैं, क्या वो सभी करियर असेसमेंट के थ्रू ही चूज़ कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पापा ने कह दिया, मम्मी ने कह दिया, या रिलेटिव ने कह दिया कि भाई ये कर ले तेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अभी ले दे के अभी भी सोसाइटी में करियर के नाम पे 4 चीज़ें ही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और बैंक, कि कुछ नहीं तो ठीक है बैंक की तैयारी कर लूँ। उसके बियॉन्ड अगर आप कुछ अलग कर रहे हो तो वो यही बोलते हैं कि अरे इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, क्या करेगा, खाना बनाएगा क्या, तो उनको आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है। एग्जैक्टली मैम, इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी लोग, सिंस दिस इज़ अ वेरी, आई फील पर्सनली कि इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फील्ड जिसके बारे में हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए ये चीज़ें। एंड मैम, लुकिंग बैक एट योर जर्नी सो फार, आपका मोटिवेशन क्या था काउंसलिंग डोर ओपन करने का? एंड आप बेसिकली, आई जस्ट वांट टू नो कि वहाँ क्या काम होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो मोटिव है वो ये है कि जिस तरीके से फिजिकल हेल्थ के लिए लोग इतने अवेयर हैं, उतने ही मेंटल हेल्थ के लिए भी अवेयर हो, ईजिली उनके लिए एक्सेसिबल हो, वो टैबू ना हो कि हम जो है किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं तो हमें कोई पागलपन है। नहीं, आप नॉर्मली डिस्कशन करने के लिए भी आ सकते हैं। जो चेक है कि कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको कोई प्रॉब्लम भी है, तो उसको भी वो ईजिली जो है चेकअप के लिए, जैसे वो एक फिजिकल चेकअप के लिए जाते हैं, मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, वो अपने मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए आके और जा सकते हैं, और वो ये चेक कर सकते हैं कि वो मेंटली हेल्दी है या नहीं। लाइक जैसे उनको अगर कोई एक मेडिकल चेकअप कराना है तो वो एक लैब में जाते हैं, अपना ब्लड सैंपल देते हैं और रिपोर्ट आता है, अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो दे आर फीलिंग गुड। सेम अपन कई बार जैसे हमें लगता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड वी आर नॉट एबल टू कोप, या प्रॉब्लम नहीं भी है, कई बार ये भी लगता है कि ठीक है ऐसे रूटीन एक मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए जा सकते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए जो है काउंसलिंग डोर में मैंने एक तो जो है थोड़ा एक लैब कॉन्सेप्ट जो है देने की कोशिश की। दूसरा, जो किसी को अगर ज़रूरत है कि वो मतलब थेरेपी में नहीं जाना चाहता, वो किसी तरीके से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट नहीं करना चाहता, तो वी हैव अ टीम फॉर टू डे लाइफ। जैसे आपको पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, पब्लिक स्पीकिंग पे काम करना है, अगर आपको उन सब में भी इश्यूज़ है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा जो है छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो आगे जाके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, तो आपके जो अगर ये छोटे डे लाइफ में अगर कहीं वो प्रॉब्लम दे रहे हैं तो आप उनके लिए भी एज अ डेली, जैसे आप पर्सनालिटी क्लासेस के लिए जाते हैं वैसे आप एज अ डे केयर में, साइकोलॉजिकल डे केयर में आप आ सकते हैं। इसके अलावा आप थेरेपी जो है उनके लिए आप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें थी जो मैंने 3 विजन के साथ शुरू किया है कि लोगों के लिए टेस्टिंग एक्सेसिबल हो पूरी तरीके से नॉर्मली, जैसे लोग मेडिकल हेल्थ चेकअप को नॉर्मली एक्सेप्ट करते हैं ऐसे मेंटल हेल्थ चेकअप को एक्सेप्ट कर पाएँ, लोग एटलीस्ट डेली विजिट कर सके फॉर डे लाइफ इश्यूज़ के लिए कि ठीक है आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं अपन जाके जो है एक सेशन लेके वापस आ सके। तो उस हिसाब से हम लोगों ने डे केयर और एक थेरेपी सेंटर हमने लोगों ने शुरू किया है। मैम, आपका इतना लवली सेशन था, तो व्हाट विल बी 3 एडवाइजेस जो आप देना चाहोगे हमारे ऑडियंस के लिए, लिसनर्स के लिए, या जो भी मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए, कि हाउ दे कैन मैनेज इट बेटर? मुझे जो पर्सनली जो मुझे हेल्प करता है डे लाइफ में, एक तो एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत सही गलत के बीच में फंसे हुए हैं कि मैं सही हूँ आप गलत हो, या आप सही हो मैं गलत हूँ। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा कोई सही गलत जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लोग जो है वो उनके लर्निंग का रिजल्ट है, नेचर एंड नर्चर का कॉम्बिनेशन है, तो हमें लोगों को यानी वर्ल्ड को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा वो है। दूसरा, शेयरिंग,
कि जितना ज़्यादा हो सके आप सोसाइटी से कनेक्ट रहें, आप अपनी चीज़ें शेयर करें। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक बेस्ट फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, जहां आप विदाउट जजमेंट आप जो है चीज़ें शेयर कर सकें, ताकि वो वेंट आउट हो बेसिकली, कि वो कैथारसिस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका माइंड हेल्दी रहेगा। तीसरा, एक हेल्दी रूटीन इम्पॉर्टेंट है टू मेंटेन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रूटीन, मतलब एक हेल्दी रूटीन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उससे क्या है, आपको आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका मोटिवेशन बना रहता है। जैसे हम बहुत एक सिंपल सा प्रोवर्ब सुनते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान का घर। Right. तो जितना ज़्यादा आप खाली बैठते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने रूटीन में चीज़ें नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं और उतना ज़्यादा वो थॉट्स आपको परेशान करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए 3 चीज़ें जो मेरे लिए पर्सनली वर्क करती हैं: एक्सेप्ट द थिंग एज दे आर, शेयरिंग एज मच एज यू कैन, एंड मेंटेन अ हेल्दी रूटीन। Okay, ma'am. Thank you. Thank you Thank so you. much for such a lovely session. And I hope this is a very genuine effort from our side कि ये सही audience तक पहुँचे. And even if it is helping one person from this podcast, we'll be really grateful. So thank you so much. Thank you. Thank you, Thank you, Ayushi. ma'am.